नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। आज सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसी चुनावी माहौल में सरकार दावे कर रही है और विपक्षी दल भी दावे कर रहे हैं। इन्हीं दावों और वादों के बीच वोटर्स को फैसला करना होता है, यानी उत्तर प्रदेश की जनता को फैसला करना है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना की जमीन से ऐसा ही एक बड़ा दावा किया। दंगा मुक्त प्रदेश का दावा, भय मुक्त समाज का दावा और तुष्टीकरण मुक्त शासन का दावा। और ये संदेश देने के लिए उन्होंने चुना कैराना, उसी जमीन को जहां 5 साल पहले सांप्रदायिक खौफ हुआ करता था, जहां भय के मारे मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे थे और कम कीमतों पर घर, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी बेचकर लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। आज उसी जमीन पर अपराध और भय का खात्मा होने का दावा योगी आदित्यनाथ ने किया। और ये बताने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे और सीएम योगी ने कैराना की जमीन से शासन से समाज तक के बदलाव की वो तस्वीर भी पेश की, जिसके बिना पर बीजेपी अगले साल यानी 2022 में जनता का समर्थन चाहती है। 5 साल के अंदर कैराना की तस्वीर बदल गई। 2017 से पहले कैराना की जनता के एक तबके में भय था, अब उनके अंदर भरोसा है। तब मोहल्लों में मकान बिकाऊ है लिखा दिखता था, आज मुख्यमंत्री साथ में बैठकर भोजन करते हैं। तब जो दहशत से पलायन को मजबूर थे, आज वो भय मुक्त होकर वापसी कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाहों की तरह उनकी दुर्गति हुई है और मारीच और सुबाहों की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा। कैराना की तस्वीर कितनी बदली है, उसकी वानगी कैराना के ही रहने वाले लोगों की ज़बानी से। कैराना का प्रत्येक हिंदू परिवार दहशत में है और यहाँ से प्लान करने की सोच रहा है। लड़की पढ़ने जाती है, उनके साथ में माँ बाप जाते हैं या उनका भाई जाता, कोई भी जाता उन्हें छोड़ता है। ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती कि लड़की अकेली चली जा। ऐसा क्यों? हिंदू ही क्यों? मुस्लिम क्यों नहीं गए? मुस्लिम को क्यों नहीं चिट्ठियां मिली या मुस्लिम का कोई आदमी क्यों नहीं मरा? बहुत अच्छा माहौल है पहले के मुकाबले, और जो लोग जा रहे थे वह सभी वापस आए गए। पहले के मुकाबले घर वापसी हो रही है लोगों की, जो घर छोड़ के चले गए थे। बेटियों की, बहनों की, माताओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा है। माहौल अच्छा बदला है, शांति है, बच्चा खुल के चल सकता है, लड़की अपने घर से कहीं भी स्कूल में आ जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना 5 साल पहले हिंदू परिवारों के पलायन की वजह से चर्चा में आया था। तब सांसद हुकुम सिंह ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में तब कैराना के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बेगमपुरा मोहल्ले के विजय पथिक के घर बैठकर भोजन करते हैं, छोटी सी बच्चे से हालचाल पूछते हैं, तो इन तस्वीरों से वो भरोसा जगता है जिस भरोसे की कुर्बानी पिछली सरकार ने वोट की खातिर दे दी थी। कैराना में कुछ साल पहले लगातार हिंदुओं के पलायन की खबरें सबसे पहले जी न्यूज ने दिखाई थी। आज योगी आदित्यनाथ पलायन कर रहे हिंदू परिवार जो वापस लौटने लगे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार सारी कोशिशें कर रही है। और कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि पहले से अब यहाँ का प्रशासन बेहतर हो चुका है और अपराधियों पर लगाम लग चुका है। उस समय में काफ़ी दहशत का माहौल था यहाँ पे, और कोई भी बच्चे, लड़कियाँ वगैरह सेफ नहीं थी और बाहर निकलने में भी डर लगता था। अब कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ की सुनवाई है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें। अभी सीएम आए, हम और ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं कि भाई और ज़्यादा मतलब वो करेंगे, भी तरक्की करेंगे और ज़्यादा हमारी सेफ्टी करेंगे। इस टाइम में काफ़ी चेंज है। जब योगी सरकार नहीं थी तो उससे पहले यहाँ पे काफ़ी दहशत टाइप थी और यहाँ पे मर्डर वगैरह भी बहुत सारे हुए हैं। कैराना में ये बदलाव कितना सुकून और भरोसा जगाता है, इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जिन्होंने या तो पलायन का दर्द झेला या फिर पलायन की उस प्रताड़ना को महसूस किया था। कैराना में अपराध और धार्मिक प्रताड़ना के उस दौर की कहानी तब भी अगस्त 2016 में जी मीडिया ने देश के सामने रखी थी।
मैं जी न्यूज का आभारी हूं जिसने उस कांड को बड़े प्रमुखता के साथ दिखाया है। केवल एक जी न्यूज चैनल ने आवाज उठाई थी, लगता है कि और कोई चैनल देश में है ही नहीं है। लेकिन पलायन के उस दुखद सच को तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया ने कोई मुद्दा नहीं माना था। बीजेपी तो ये कह रही है कैराना में वो लोग भगा दिए समाजवादी लोगों ने। चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, वो हमारे तमाम कामों को छिपाना चाहते हैं। लेकिन कैराना तब भी मुद्दा था। मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं को पलायन जैसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और पिछले 5 साल में सीएम योगी ने कैराना वालों के उस दर्द को दूर किया है और चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी सरकार के सत्ता लालसा का सच सबके सामने रखा है। कैराना उत्तर प्रदेश से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कैराना की जमीन से पलायन का मुद्दा उठाते हैं तो उसके जाहिर तौर पर चुनावी कारण हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, बागपत, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ ये वो इलाके हैं जहां जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन की अफवाह के कारण इन इलाकों के अंदर जाट वोट बैंक में असंतोष की आशंका बढ़ गई है। खासकर टिकैत की अगुवाई में होने वाली किसान महापंचायतों में जुटने वाली भीड़ ने खतरे की घंटी बढ़ाई है या बजाई है। ये शक बढ़ा है कि सरकार या बीजेपी के प्रति किसानों में नाराजगी हो सकती है। सरकार के प्रति इसी संभावित नाराजगी का फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन का भी फैसला कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में बीजेपी किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि इन इलाकों में जाट वोटर्स का बोलबाला है। मथुरा में 40%, तो बागपत के इलाकों में 30%, वहीं सहारनपुर में 20% के करीब जाट वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पिछले चुनाव में जाट मतदाताओं ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया है। इन आंकड़ों पर आप गौर कीजिए। यहां तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिन इलाकों में 77% जाट वोट बीजेपी को मिले, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 91%, यानी ये बढ़ गया, जाट वोट बीजेपी के खाते में गए। तो बीजेपी किसी भी सूरत में इस वोट बैंक में सेंध नहीं लगाने देना चाहती और इसीलिए जब पश्चिमी यूपी के इलाकों के वोटर्स को विरोधी दल किसान आंदोलन के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, तो बीजेपी ने कैराना कांड के गुनाह और साथ ही इंसाफ की भी याद दिला दी है। आगे बढ़ेंगे। अब खबर नोटबंदी से जुड़ी हुई है। 5 साल पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था नोटबंदी का। 8 नवंबर की रात 8 बजे 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का पहले दिन से विरोध शुरू हुआ। जिनकी काली कमाई पर संकट पैदा हो गया था वो परेशान थे, जिनके काले धन वाले नोट रद्दी बन गए थे वो विरोध कर रहे थे, जिनकी आतंकी फंडिंग पर ब्रेक लग गया था वो भी विरोध कर रहे थे और कुछ लोग खामखा ही विरोध कर रहे थे, जो विरोध आज भी जारी है। और आज विरोध का बहाना यह है कि केंद्र सरकार नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मना रही। जब नोटबंदी इतनी कामयाब रही तो उसका जश्न क्यों नहीं मनाया जा रहा। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक और तमाम विरोधी दलों के नेता नोटबंदी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सरकार कह सकती है कि नोटबंदी से डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी हुई, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, नकली नोट पकड़े गए। लेकिन एक सवाल यह भी है कि सरकार ने जब 500 और 1000 के बड़े नोट बंद किए तो फिर उसी डिनोमिनेशन के नए नोट फिर से प्रचलन में क्यों आ गए, बल्कि 1000 के नोट की जगह 2000 रुपए के नोट जारी कर दिए गए और शायद इससे नोटबंदी के असली मकसद तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई। क्योंकि आज हम ये समझने की जरूरत है कि बड़े नोट छोटे देशों के लिए मुसीबत है। दुनिया में जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है या बड़े देश हैं वहां छोटे नोटों का ही प्रचलन है। मिसाल के तौर पर अगर हम आपको ये बताएं कि अमेरिका में सबसे बड़ा नोट 100 डॉलर का होता है जो कि प्रचलन में है। उसी तरह अगर ब्रिटेन की बात करें तो सबसे बड़ा नोट जो है वो 100 पाउंड का होता है। जर्मनी में सबसे बड़ा नोट होता है 500 यूरो का। और इन्हीं छोटे नोटों के साथ ये बड़ी इकोनॉमी वाले देश चलते हैं। अब जरा बड़े नोटों वाली छोटी इकोनॉमी के देश भी आप देख लीजिए। भारत में सबसे बड़ा नोट 2000 रुपयों का, जापान में ये 10,000 येन का, इंडोनेशिया में 50,000 रुपया का नोट प्रचलन में देखा जाता है,
ये छोटी इकोनॉमी वाले मुल्कों के बड़े नोट जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब इतने विकसित देश जिनकी इकोनॉमी भारत जैसे देश से कई गुना बड़ी है, उन देशों में अगर 100 या 50 के नोट अधिकतम डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, तो भारत जैसे देश में 2000 रुपए के नोट की जरूरत क्यों है? क्या भारत में आम आदमी की आमदनी ज्यादा है या फिर खर्च ज्यादा है? बड़े नोट की जरूरत आखिर क्यों है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आमदनी और खर्च के आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो 2021 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 51,35,000 रुपए है। सबसे बड़ा नोट $100 का है। तो ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय है 36,04,000 रुपए सालाना। सबसे बड़ा नोट 100 पाउंड। लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 5,41,000 रुपए, लेकिन सबसे बड़ा नोट 2,000 रुपए। इसी तरह एशियाई देश फिलीपींस में प्रति व्यक्ति आय 6,59,000 रुपए के करीब और सबसे बड़ा नोट 1,000 पीसों का। तो इस सूरत में भी अमेरिका का एक आम इंसान $100 के नोट से एक दिन का खर्च पूरा कर सकता है। उसी तरह भारत में आम आदमी के एक दिन का औसत खर्च करीब 300 रुपए आता है। तो फिर ये 2000 रुपए के नोटों की जरूरत क्या है? क्योंकि ये बड़े नोट जो हैं वो हर तरह से मुसीबत खड़े करते हैं। क्यों करते हैं आप ये देखिए। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए का लेन देन करना है, अगर वो लेन देन करेंसी में हो रहा है और सबसे बड़ा नोट अगर 50 रुपयों का हो, तो ऐसे कितने नोटों की जरूरत पड़ेगी? ऐसे 2 लाख नोटों की जरूरत पड़ेगी। और अगर यही नोट 100 रुपयों का हो तो ऐसे 1 लाख नोटों की जरूरत पड़ेगी। और ये नोट अगर 2000 रुपयों का हो तो फिर सिर्फ 5000 नोटों की जरूरत पड़ेगी और ये 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब आप नोटों की तादाद से समझ लीजिए कि बड़े लेन देन में अगर बड़ी करेंसी है तो आसानी होती है, छोटी करेंसी है तो बड़े लेन देन में मुश्किल होती है। और नकद में ये बड़े लेन देन कहाँ होते हैं? अब आपको ये भी अंदाजा तो होगा ही, क्योंकि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले होते हैं उनमें बड़े नोटों की बड़ी भूमिका होती है। एक तरफ बड़े नोटों से काला धन जमा करना आसान होता है, जबकि छोटे नोटों से काला धन जमा करना मुश्किल होता है। उसी तरह कई तरह के वित्तीय अपराधों में भी बड़े नोटों से सहूलियत होती है, जबकि छोटे नोटों का इस्तेमाल वित्तीय अपराधों में मुश्किल होता है। ड्रग्स तस्करी, आतंकी फंडिंग जैसे अपराधों में अक्सर बड़े डिनोमिनेशन के नोटों का इस्तेमाल होता है। छोटे नोटों के प्रचलन में रहने पर यह अपराध थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। बड़े नोट भारत की छोटी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है, जबकि छोटे नोटों से भारत के आम आदमी की रोजाना जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर दुर्घटनावश बड़ी करेंसी का नुकसान होता है तो ज्यादा पूंजी बर्बाद हो जाती है, जबकि छोटे नोट अगर बर्बाद हों तो नुकसान भी कम होता है। ऐसे तमाम कारण हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बड़े नोट भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत नहीं बल्कि उसके लिए नुकसानदायक है। तो ये तो थी देश की इकोनॉमी यानी आर्थिक सेहत के लिए जरूरी बात। और आप बात करेंगे आपकी सेहत की। इन दिनों मौसम बदल रहा है, गर्मी खत्म हो चुकी है, सर्दी आ रही है, लेकिन इसमें बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ कि डेंगू और मलेरिया से लेकर जीका वायरस तक के मामले बढ़ने लगे। एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले हैं, तो डेंगू के 1,000 से ज्यादा नए मामले पिछले हफ्ते ही आ चुके हैं। दिल्ली में तो डेंगू से 9 मौत भी हो चुकी हैं और कुल मामले 2,700 के पार हो चुके हैं। ये 2017 के बाद दिल्ली में डेंगू के संक्रमण की सबसे बड़ी संख्या है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के संक्रमण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इन तीनों ही बीमारियों में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कॉमन हो सकते हैं। ऐसे में आम लोग जो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं वो काफी दिनों तक कंफ्यूजन में रह रहे हैं कि उन्हें कोरोना हुआ है, डेंगू है या फिर ये जीका वायरस का संक्रमण है। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समय रहते अपनी जांच करा सकें और सही इलाज भी। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हर हफ्ते औसतन 1,000 नए मरीजों का पता लग रहा है। डेंगू का ये प्रकोप ऐसे वक्त में आया है जब देश से कोरोना की महामारी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। ऊपर से उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे शहर में बढ़ते जा रहे जीका वायरस के केसेस और चिंताजनक हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ता है, उसे सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं, तो जांच और पहचान की कमी के कारण उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सबसे पहले इस बात को समझें कि अगर बुखार अलग है तो उसका इलाज भी अलग होगा। यहाँ एक पोस्टर भी लगा है जो ये बता रहा है कि डेंगू
जीका और कोविड-19 उनके टेस्ट किस तरह से अलग अलग होते हैं, उनके लक्षण किस तरह से अलग अलग होते हैं और कैसे उनको पहचाना जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त डेंगू के हैं। सिम्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, इसलिए कई बार पता नहीं लगता है सिम्टम देख के तो, बट वायरल के पेशेंट्स भी है। कोविड की पॉजिटिविटी रेट डेफिनेटली कम हुई है, बट हाँ डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। डेंगू, जीका और कोरोना तीनों बीमारियों के कुछ लक्षण सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जांच के लिए वक्त और जांच का तरीका अलग अलग होता है। आर्यन खान ड्रग केस में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस केस की जांच एक तरफ एनसीबी कर रही है तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस की एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है। लेकिन लग रहा है ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई परिवार पर उतर आई है। इस पूरे मामले में कई परिवार शामिल हो गए हैं। ये केस फैमिली वॉर में बदलता जा रहा है। एक तरफ समीर वानखेड़े का परिवार है तो दूसरी ओर नवाब मलिक की फैमिली। ये दोनों परिवार लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसके अलावा फिल्म स्टार चंकी पांडे के परिवार के सदस्यों का नाम भी इस केस में आ रहा है। ड्रग्स केस में फैमिली ड्रामा। ड्रग्स से लड़ाई खानदान पर क्यों आई? वानखेड़े परिवार वर्सेस मलिक परिवार। ड्रग्स केस क्यों बन गया फैमिली वॉर? चंकी पांडे का परिवार भी आरोपों के घेरे में। ड्रग्स केस में कितने किरदार, कितने राजदार? कब थमेगा निजी हमलों का सिलसिला? मुंबई में आर्यन खान की गिरफ्तारी से शुरू हुए ड्रग्स केस में इतने ट्विस्ट और टर्न आ गए हैं कि इसकी कहानी टीवी सीरियल्स जैसी लग रही है, जिसमें नशा है, ग्लैमर है, साजिश है और ढेर सारा सस्पेंस है। ड्रग्स केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ये मामला फैमिली वॉर में बदलता जा रहा है। नशे के खिलाफ लड़ाई खानदान पर उतर आई है। आइए हम आपको ड्रग्स केस में फैमिली ड्रामे की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। इसमें एक तरफ है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और उनका परिवार। दरअसल नवाब मलिक ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े ही नहीं, उनके परिवार के कई और सदस्यों पर भी सार्वजनिक रूप से निशाना साधा था। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने भ्रष्टाचार और झूठा जाति प्रमाण पत्र बनाने से लेकर वसूली तक के संगीन इल्जाम लगाए। समीर वानखेड़े का साथ देने के लिए उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े सामने आई। वो कई बार नवाब मलिक पर पलटवार कर चुकी हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी इस विवाद में एक बड़े किरदार बन चुके हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि ज्ञानदेव वानखेड़े का असली नाम दाऊद है, लेकिन ज्ञानदेव इससे इनकार करते हैं। ये हैं समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े। नवाब मलिक ने इन पर भी निशाना साधा, जिसके जवाब में यास्मीन ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। आज नवाब मलिक ने वानखेड़े फैमिली के एक और सदस्य का नाम लिया। उन्होंने क्रांति वानखेड़े की बहन हर्षदा पर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया। लेकिन वानखेड़े फैमिली पर रोज नए नए इल्जाम लगाने वाले नवाब मलिक भी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। बीजेपी नेता अनिल कंबोज ने नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कंबोज का इल्जाम है कि नवाब मलिक ने भ्रष्टाचार कर 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है। नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार और ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने का इल्जाम लगा तो उनके दामाद समीर खान नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल जा चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर है। खास बात यह है कि समीर खान का केस समीर वानखेड़े ही देख रहे थे, लेकिन अब उनसे ये जांच ले ली गई है। ड्रग्स केस में एक और फिल्म स्टार का परिवार इल्जामों के जाल में फंसता नजर आ रहा है। फिल्म स्टार चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान केस में सामने आया था। उनसे एनसीबी ने पूछताछ की है। अब चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे पर भी कथित वसूली केस में शामिल होने का इल्जाम लगा है। ड्रग्स केस के अलावा महाराष्ट्र में एक और मामला सुर्खियों में है। ये केस 100 करोड़ रुपए की कथित वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
जिसमें ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया है। ईडी ने उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी समन भेजा है। इन तमाम मामलों की जांच अब भी जारी है और आने वाले समय में कई और किरदार सामने आ सकते हैं, कई और राज खुल सकते हैं। नवाब मलिक पिछले 1 महीने से लगातार वानखेड़े परिवार पर अटैक कर रहे हैं। उनका ताजा आरोप यह कि समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन ड्रग्स के बिजनेस में शामिल है। वानखेड़े परिवार ने इस आरोप को गलत बताया है। इस बीच समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स केस में आज ये नाम पहली बार सुर्खियों में आया। वानखेड़े परिवार पर सीरियल अटैक कर रहे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में हर्षदा का जिक्र किया। यह ट्वीट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता अगर नवाब मलिक ने हर्षदा को लेकर समीर वानखेड़े से सवाल नहीं पूछे होते। नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी पत्नी की बहन हर्षदा रेडकर वानखेड़े ड्रग्स के बिजनेस में शामिल हैं? आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ पुणे की अदालत में मामला लंबित है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में कोर्ट की सुनवाई से जुड़े कुछ सबूत रखने का दावा किया। इसके बाद नवाब मलिक ने मीडिया के सामने आकर यही बात कही। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। हर्षदा की बहन और समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक को जवाब दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मेरी बहन इस मामले में एक पीड़ित रही है। ये मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है और हमारी लीगल टीम के मुताबिक इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नवाब मलिक के ट्वीट के जवाब में मेरी बहन कानूनी कार्रवाई करेगी। समीर वानखेड़े का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपने गौर किया होगा कि आज फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को समीर दाऊद वानखेड़े कहकर संबोधित किया। इससे पहले भी नवाब मलिक कई बार इल्जाम लगा चुके हैं कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े मुसलमान हैं और उनका असली नाम दाऊद है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। नवाब मलिक का ये भी दावा है कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट से खुद को दलित बताकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, IRS का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ना ही समीर वानखेड़े ने अपने रिलीजन के बारे में और अपनी जात के बारे में कभी झूठ बोला है। वो आदमी सच्चा है। हर वक्त आप जब भी उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करोगे, वो हीरे जैसा निखर के आएगा बाहर। समीर वानखेड़े और उनका पूरा परिवार लगातार नवाब मलिक के आरोपों का खंडन करता रहा है। समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी क्रांति और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े तीनों कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं बदला और वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। मैं पैदा होने से, स्कूल जाने से, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, LLB का सर्टिफिकेट मेरा, जिधर सब मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, डिपार्टमेंट, कोई भी मेरा नाम दाऊद नहीं है, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। लेकिन इसके बावजूद नवाब मलिक ने हमला जारी रखा तो ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट ने नवाब मलिक के वकील को कल अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरोपों के घेरे में फंसे परिवारों का जिक्र चला है तो हम आपको महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की चर्चा भी कर देते हैं। अनिल देशमुख के बाद उनके बेटे ऋषिकेश भी ईडी के रडार पर है। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को समन भेजा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने ऋषिकेश को पिछले हफ्ते भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। ईडी की अब तक की जांच में खुलासा यह हुआ है कि ऋषिकेश पर कई फर्जी कंपनियों में
डायरेक्टर होने का आरोप है। आरोप है कि अनिल देशमुख ने 27 फर्जी कंपनियां बनाई थी। काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनी बनाने का आरोप है। ईडी अनिल देशमुख और ऋषिकेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। अनिल देशमुख 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने आज मुंबई में आर्यन केस से जुड़ी जगहों पर जाकर मुआयना किया। इस केस का अहम गवाह प्रभाकर सेन आज एनसीबी के सामने पेश हुआ। उधर मुंबई पुलिस की एसआईटी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को समन भेजा, लेकिन पूजा खराब तबीयत का हवाला देकर नहीं आई। इस बीच मुंबई पुलिस की जांच में 2 लोगों ने चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे का नाम लिया। आरोप लगाया कि चिक्की पांडे के जरिए ही पूजा ददलानी का नंबर उन तक पहुंचा, जो कथित रूप से वसूली की कोशिश कर रहे थे। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज का दिन एक्शन भरा रहा। एनसीबी की विजिलेंस की टीम सुबह 9 बजे दिल्ली से मुंबई पहुंची। इसके फौरन बाद एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई वाली ये टीम लोअर परेल गई। वहां एनसीबी की विजिलेंस टीम उस ब्रिज के नीचे पहुंची जहां करोड़ों की कथित डील हुई थी। कहा जाता है कि इस डील के दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की मुलाकात सैम डिसूजा से हुई थी। सैम डिसूजा भी कथित वसूली केस का एक किरदार है, जिसका जिक्र इस केस के गवाह प्रभाकर सैल और विजय पगारे दोनों ने किया था। उसके बाद इंडियाना जो बार है, इसके पास आके देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, आसपास कितने सीसीटीवी कैमरे हैं और उसको कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो तमाम उन जगहों पर एनसीबी की टीम अब जाना चाहती है जहां पर की बातें प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में की है। इसीलिए दूसरी बार एनसीबी की टीम अपनी टीम के साथ आए हैं और यहां पर अब तमाम जो है उन जगहों को रिविजिट किया जा रहा है। स्पॉट विजिट करने के बाद एनसीबी की टीम का आखिरी पड़ाव मुंबई पोर्ट था। यहीं से होकर आर्यन खान और बाकी आरोपी रेव पार्टी तक पहुंचे थे। हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया, जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में आसानी देगी। इस बीच जांच का सबसे अहम किरदार प्रभाकर सैल एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पहुंच गया। प्रभाकर ही वो शख्स है जिसके एक एफिडेविट ने आर्यन खान केस में भूचाल ला दिया था। प्रभाकर ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान को फंसाकर 25 करोड़ रुपए की वसूली की साजिश रची गई थी। प्रभाकर ने ही इल्जाम लगाया था कि किरण गोसावी, सैम डिसूजा और कुछ अन्य लोगों ने रेव पार्टी के दौरान पकड़े गए आर्यन खान को केस से निकालने के नाम पर 50 लाख रुपए भी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से लिए थे। प्रभाकर के उसी एफिडेविट के बाद एनसीबी ने समीर वानखेड़े और उसकी टीम की विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला बोलते हुए उनके गवाहों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया था। अब एनसीबी ने इस आरोप की जांच का भी फैसला किया है। पिछले 1 साल में एनसीबी मुंबई ने जितने मामलों की जांच की है, उन सभी के गवाहों की लिस्ट तैयार की जा रही है। एनसीबी मुंबई के जांच अधिकारी आशीष रंजन प्रसाद से विजिलेंस टीम 2 दिनों से पूछताछ कर रही है। अभी तक इस मामले से जुड़े 12 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ड्रग्स केस की जांच 2 स्तरों पर हो रही है। एनसीबी के उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी इसकी तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी एक एसआईटी बनाई है। महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम की अभी तक की जांच में ड्रग्स पार्टी के बाद वसूली किए जाने का आरोप शुरुआती तौर पर सही लग रहा है। हालांकि इसमें समीर वानखेड़े या एनसीबी के किसी दूसरे अधिकारी के शामिल होने का सबूत नहीं मिला है। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने अब तक 15 लोगों के बयान लिए हैं। इसी सिलसिले में शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को भी समन भेजकर पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन वो खराब सेहत का हवाला देकर नहीं आई। हमने आपको पहले बताया था कि चंकी पांडे परिवार के सदस्य भी इस केस में आरोपों के घेरे में हैं। अब समझिए कि मामला क्या है।
अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच एक व्हाट्सएप चैट पहले ही एनसीबी को मिल चुका है, जिसमें अनन्या पांडे आर्यन खान से कहती हैं कि वो गांजे का इंतजाम कर देगी। हालांकि एनसीबी की पूछताछ के दौरान अनन्या ने इस चैट को मजाक करार दिया था। अब इस केस में चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे का नाम सामने आया है। सैम डिसूजा के मुताबिक जब पूजा ददलानी और किरण गोसावी की मुलाकात हुई थी, तब चिक्की पांडे भी 3 लोगों के साथ वहां मौजूद थे। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने इस केस में 2 और लोगों मयूर और बिंद्रा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। उनका दावा है कि चिक्की पांडे के जरिए पूजा ददलानी का नंबर सैम डिसूजा तक पहुंचा। चिक्की पांडे का नाम सैम डिसूजा के बयान में भी आया। सैम के मुताबिक चिक्की ही पैसों का बैग लेकर लोअर परेल आया था। अब मुंबई एसआईटी टीम ने चिक्की पांडे को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। मुंबई से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.